हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ई क्लासेस। तो बच्चों, हमने हमारी कक्षा चौथी के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारे पांचवें गद्य यानी संज्ञा इस गद्य की शुरुआत हमने कर ली थी। तो बच्चों, हमने देखा था कि संज्ञा यानी क्या होता है। तो संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराते हैं। और संज्ञा के भेद हमने देखे थे। तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, चौथा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा होता है समूहवाचक संज्ञा। ये सब हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखे थे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी क्या होता है। तो जिन शब्दों से किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था हिमालय पर्वत, तो वहाँ पे पर्वत का तो बोध हो रहा है, लेकिन पर्वत के विशेष नाम कौन सा है वहाँ पे, हिमालय। इसलिए हिमालय यह क्या होगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे दिया गया है महात्मा गांधी, तो एक व्यक्ति का नाम बताया गया है। चंद्रमा है, ताजमहल है। तो इस प्रकार अगर स्थानों के बारे में हम कहें तो जैसे नागपुर है, जैसे लाखनी है, तो यह विशेष स्थान है। इसलिए ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद दूसरा दिया गया है जातिवाचक संज्ञा। तो जाति शब्द से ही आपको समझ में आ गया होगा कि वहाँ पे क्या क्या बताया गया होगा। तो एक विशिष्ट जाति के बारे में, पूरी जाति के बोध अगर वहाँ पे हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि जिन शब्दों से किसी जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर, जैसे शिक्षक, जैसे नाव, तितली, लड़की, लड़का, माँ। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो होते हैं जातिवाचक संज्ञा। यानी यहाँ पे एक विशेष व्यक्ति का नाम न बताते हुए पूरी जाति का वहाँ पे बोध करा रहे हैं। जैसे हम माँ कहेंगे तो राहुल की माँ, ऐसे अगर हम कहें तो राहुल, यह क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो वहाँ पे राहुल की माँ अगर बताया गया है तो वो होगा पूरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सिर्फ आपने माँ अगर क्या होगा तो वो होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर का नाम, किसी एक डॉक्टर का नाम अगर हम बताएं तो एक विशेष नाम अगर हम बताएं तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे पूरी जाति का, वहाँ पे डॉक्टर की जाति का बोध कराया है, इसलिए वो क्या होगा, एक डॉक्टर या एक जातिवाचक संज्ञा। जैसे नाव है, जैसे तितली है, तो यह सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिन शब्दों से किसी जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता हो उन्हें क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये जैसे डॉक्टर है, नाव है, तितली है, लड़की है, लड़का है, तो ये सभी एक जाति के प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के भाव, गुण, दोष, दशा का बोध हो रहा हो तो वो क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि किसी के भाव जैसे कि खुशी है, गम है, तो यह भाव है। गुण दोष अगर हो तो वो गुण दोष के बारे में अगर वहाँ पे बता रहा हो, या फिर दशा के बारे में, जैसे बुढ़ापा है, लड़कपन है, तो अगर ऐसे दशा का अगर बोध करा रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे मित्रता, तो मित्रता यह एक भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद बुढ़ापा भी एक भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे उनके जैसे कि दशा का बोध वहाँ पे हो रहा है। उसके बाद भाव है, खुशी है, खुशी भाव का अगर बोध हम बोले तो खुशी है, गम है, क्रूरता है, क्रोध है, तो यह सभी क्या है, भाव है। तो ये क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो उसके बाद है प्रार्थना, तो यह सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा। ये तो इन शब्दों से भाव अथवा अवस्था का बोध होता है। तो इससे क्या होता है कि भाव अथवा अवस्था का बोध होता है। तो प्राचीन वैयाकरणों के अनुसार संज्ञा के केवल यह 3 भेद माने गए, किंतु हिंदी के कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के अनुरूप 2 और भेद मानते हैं। वो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। वस्तुतः ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के उपभेद है, किंतु फिर भी इन दोनों के विषय में यहाँ चर्चा करना उचित है। तो यह सभी ये दोनों क्या है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा और साथ में जो समूहवाचक संज्ञा है, ये क्या है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद है, लेकिन इनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो आप यह बात ध्यान में रखिए कि मुख्यतः इस संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। तो प्राचीनतम वैयाकरणों के अनुसार कि यह संज्ञा के 3 ही भेद माने गए हैं, लेकिन जो 2 है यानी द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, यह जातिवाचक संज्ञा के उपभेद है। तो किंतु फिर भी इन दोनों के विषय में यहाँ पे चर्चा करना उचित है। तो यहाँ पे चौथा दिया गया है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु अथवा पदार्थ का बोध होता हो उन्हें क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी किसी द्रव्य का, उसके बाद धातु का, उसके बाद पदार्थ का। जैसे पदार्थ जलेबी है, उसके बाद दूध है,
उसके बाद हम ये कह सकते हैं लकड़ी है। तो ये सभी क्या है, वस्तु यानी ये धातु अथवा द्रव्य। द्रव्य यानी जैसे पानी है, दूध है, तो यह द्रव्य है। धातु का अगर हम बात कहें तो जैसे लकड़ी है। उसके बाद पदार्थ हम कहें तो कोई भी पदार्थ ले लो आप, लड्डू है। तो यह सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए जैसे दूध, तो उपर्युक्त शब्द दूध, उसके बाद है लकड़ी और कागज, क्रमशः द्रव्य व पदार्थ है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। उसके बाद फिफ्थ है समूहवाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा। यानी कि जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह का या समुदाय का बोध होता हो, तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गुच्छा है, झुंड है, कक्षा है, तो यह सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा। यानी पूरी समूह का वहाँ पे बोध हो रहा है, इसलिए क्या कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों आज के लिए आपका होमवर्क है कि जातिवाचक संज्ञा के बारे में आपको लिखना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।